बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने जानकारी प्राप्त की थी कार्य की परिभाषा, कार्य की इकाई और कार्य के सूत्र से संबंधित। इसके साथ ही साथ हमने जानकारी प्राप्त की थी धनात्मक कार्य क्या होता है, ऋणात्मक कार्य क्या होता है और शून्य कार्य क्या होता है। बच्चों, आज के लेक्चर में हम कार्य के समीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि कार्य की परिभाषा क्या होती है, कार्य का सूत्र क्या होता है, तो कार्य का सूत्र हमने देखा था, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। यहाँ पे हम कार्य का समीकरण, इसका सूत्र प्राप्त करेंगे। इसके लिए हमें आपको एक डायग्राम की तरफ ध्यान में देना पड़ेगा। बच्चों, जैसा कि देख सकते हैं आप इस डायग्राम में, आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक बच्चा एक खिलौने को खींच रहा है। एक बच्चा खिलौने को खींच रहा है। तो खिलौनों को खींचते समय आपको यहाँ पे दो प्रकार के बल दिखाई दे रहे होंगे। एक बल जो है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक बल जो है ऊपर की तरफ काम कर रहा है और उसी बल का दूसरा भाग जमीन की क्षैतिज दिशा में काम कर रहा है। यानी एक बल के दो भाग दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि ये जो दोनों बल है, इन दोनों बल के बीच में कुछ न कुछ एंगल बन रहा है, कुछ न कुछ कोण बन रहा है। उस कोण को हमें किससे दिखाना है, उस कोण को हमें थीटा से दिखाना है। ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, माना प्रत्यक्ष रूप से लगाया गया बल F है, तो उस पिंड के ऊपर यानी इसके ऊपर जो बल प्रयुक्त किया जा रहा है वो बल क्या है, वो F है। अच्छा, पिंड के अंदर जो विस्थापन हो रहा है, विस्थापन को किससे दिखाया गया है, S से दिखाया जा रहा है। यानी अगर आप इसके ऊपर कुछ बल लगा रहे हो तो इसके अंदर कुछ न कुछ विस्थापन होगा, ये कुछ न कुछ दूरी कवर करेगा, तो उसे हमें S से दिखाना है। ठीक है। अब किया गया कार्य क्या होगा, यहाँ पे कार्य जो होगा, कार्य का सूत्र क्या होता है, W बराबर F गुणे S। लेकिन यहाँ पे आपको F1 गुणे S लिखना है। W का मतलब होता है वर्क, कार्य, F का मतलब होता है बल और S का मतलब होता है विस्थापन। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, अगले स्लाइड में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पे आपको त्रिकोणमिति का कुछ अनुपात लगाना है। त्रिकोणमिति अनुपात का सूत्र आपको पता ही होगा, कक्षा 9वीं में त्रिकोणमिति नाम का एक चैप्टर भी है। यहाँ पे आप थीटा देख रहे हैं अच्छी तरह से, यहाँ F1 और F और F1 के बीच में जो एंगल है वो थीटा का एंगल है। तो यहाँ पे कॉस थीटा का फॉर्मूला दिया है। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या दिया गया है, कोण की संलग्न भुजा बटे कर्ण दिया गया है। ठीक है। अब यहाँ पे कोण की संलग्न भुजा क्या होगी, तो संलग्न भुजा आपकी F1 हो जाएगी, कर्ण क्या हो जाएगा, आपका F हो जाएगा। अब यही सूत्र में आपको डाल देना है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, F1 बटे F। F1 आपका अंश में जाएगा और F कहाँ पे जाएगा, आपका हर में चला जाएगा। ठीक है। यहाँ से आपको करना क्या है, आपको तिर्य गुणा कर देना है। तिर्य गुणा करते समय आपको F1 का मान मिलेगा। तो F1 बराबर क्या होगा, कॉस थीटा का F में गुणा कर दीजिए, तो F1 बराबर क्या हो जाएगा, F1 बराबर हो जाएगा F कॉस थीटा। तो यहाँ पे बच्चों आपने किसका मान निकाल लिया, यहाँ पे आपने F1 का मान निकाल लिया। अच्छा, पिछले स्लाइड में आप जरा देखिए, पिछले स्लाइड में आप देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखिए पिछले स्लाइड में यहाँ पे आपने W का मान निकाला है। W का मान निकाला है मतलब आपने किसका सूत्र निकाला है, किसका फॉर्मूला लिखा है, कार्य का सूत्र लिखा है। और यहाँ पे F1 जो आया है उसी का वैल्यू, उसी का मान हमें भरना है अगले स्लाइड में। तो यहाँ पे आप अच्छी तरह से देख लीजिए, देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा, यहाँ पे F1 का मान आपको पहले से ही मिल चुका है, आपने यहाँ पे निकाला है। इसके बाद उसी F1 के मान को आपको किसके सूत्र में रखना है, कौन से सूत्र में रखना है, W बराबर F1 S में रखना है। W बराबर आपने पिछले स्लाइड में लिखा है F1 S में रखना है। तो आपको F1 का मान हटाना है। आपको किसका मान हटाना है, आपको F1 का मान हटाना है। ठीक है। F1 का मान हटा दीजिए तो आपके पास क्या बचेगा, W बराबर F कॉस थीटा। क्या बचेगा, W बराबर F कॉस थीटा बच जाएगा। तो आखिर में सूत्र क्या आ जाएगा, आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा कार्य का, W बराबर F S कॉस थीटा। ये आपका फाइनल फॉर्मूला, फाइनल सूत्र हो जाएगा। यहाँ पे कॉस थीटा क्या है बच्चों, कॉस थीटा F और F1 के बीच में बना एंगल यानी बीच में बना कोण है। एक चीज़ और ध्यान में रखिए, F और F1 दोनों ही बल है, ये ध्यान में रखिए। बल की एक्चुअल जो दिशा है, वास्तविक जो डायरेक्शन है वो A है। ठीक है। लेकिन उसका एक कंपोनेंट, एक भाग आपका F1 भी है।
जिसके कारण आपका जो खिलौना है या आपका जो वस्तु पिंड है वो आगे की तरफ क्या कर रही है, जा रही है, आगे की तरफ चल रही है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि F1 और F2 क्या है। तो F1 और F2 दोनों ही F1 और F1 दोनों ही बल है। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं हम अगले स्लाइड की तरफ। अच्छा, कुछ विशेष परिस्थितियों में हम यहाँ पे थीटा के अलग अलग परिस्थितियों में हम कार्य की गणना करेंगे कि कार्य किस प्रकार का होगा। हमने परिभाषा पढ़ ली है, फिर भी सूत्र के हिसाब से हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे अगर थीटा बराबर 0 है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, थीटा बराबर 0 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा। अब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कॉस 0 रखोगे तो वहाँ 1 आएगा। अच्छा, जब कॉस 0 यहाँ पे 1 आएगा तो W का फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉस थीटा 1 हो गया आपका, तो W का फॉर्मूला क्या बनेगा, W बराबर FS। अब ये आंसर प्लस में है तो इसे हम क्या कहेंगे, धनात्मक कार्य। कौन सा कार्य कहेंगे, धनात्मक कार्य। ठीक है, अब इसके बाद देख लिए, अगर यही थीटा यानी यही कोण 90 अंश का रहा, तब यही कोण अगर 90 अंश का रहा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे cos 90 रखना है। cos 90 कितना होता है बच्चों, 0 होता है। अब cos 90 0 डालोगे तो W का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 0 का गुणा अगर आप FS में करोगे तो 0 ही आने वाला है। तो ऐसे में आपको कार्य कौन सा मिलेगा, कार्य मिलेगा 0, किसी भी प्रकार का कार्य नहीं हुआ, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर आपने थीटा की जगह 180 डाला तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि cos 180 कितना हो जाएगा, -1। अच्छा, यहाँ पे अगर आप cos 180 -1 रखते हो तो W का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब -1 का FS में गुणा करोगे तो W का आंसर कितना होगा, -FS। इस समय कार्य क्या है, कार्य के फॉर्मूले में नेगेटिव माइनस साइन आया है, इसका मतलब ये कौन सा कार्य हो जाएगा, ये ऋणात्मक कार्य हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप कौन कौन से कार्य के बारे में जानकारी फिर से प्राप्त कर लिए, धनात्मक कार्य, शून्य कार्य और ऋणात्मक कार्य। ध्यान में रखना, धनात्मक कार्य के समय आपको ध्यान में क्या रखना है कि धनात्मक कार्य के समय एंगल 0 डिग्री का होता है, शून्य कार्य के समय एंगल 90 डिग्री का होता है, ऋणात्मक कार्य के समय एंगल कितना डिग्री का रहता है, 180 डिग्री का रहता है। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं हम अगली स्लाइड की तरफ। अच्छा, अगली स्लाइड में कुछ न्यूमेरिकल्स है, संख्यात्मक प्रश्न हम लोग बोल सकते हैं, सॉल्व किए हुए, हल किए हुए किताब के प्रश्न हैं। अच्छा, उदाहरण 1 देखते हैं। यहाँ पे उदाहरण को पढ़ते हैं। 20 किलोग्राम भार के पिंड को 10 मीटर ऊंचाई पर ले जाने के लिए किए जाने वाले कार्य की गणना कीजिए। बच्चों ध्यान में रखिए, आपको पूछा क्या जा रहा है वो अच्छी तरह से ध्यान में रखिए कि प्रश्न में दिया क्या है। देखिए, 20 किलोग्राम भार के पिंड को 10 मीटर ऊंचाई पर ले जाने के लिए किए जाने वाले, अच्छा आपका सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, इसमें जी का भी मान दिया है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको पिंड का भार कितना दिया है, तो पिंड का भार मतलब उसका m कितना दिया है, तो 20 किलोग्राम दिया है। ठीक है, उसको कितनी ऊंचाई तक आप ले जा रहे हो, कहाँ तक ले रहे हैं, 10 मीटर। अच्छा, ये कोई पिंड है समझ लीजिए, तो उसका वजन कितना होगा, यहाँ पे समझ लीजिए 20 किलोग्राम दिया है। ठीक है, आप उसको क्या कर रहे हो, उस पिंड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे हो, कितनी ऊंचाई पर ले जा रहे हो, 10 मीटर, तो यस हो गया 10 मीटर। तो आपको कार्य की गणना करना है, किसकी गणना करना है, कार्य की गणना करना है। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखिए, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर होता है F गुणे S। आपको क्या निकालना पड़ेगा, F निकालना पड़ेगा और S तो दिया है, ऊंचाई मतलब विस्थापन दिया है, ये ऊंचाई का मान दिया है। ठीक है, लेकिन आपको F का मान निकालना है, तो F के मान निकालने के लिए आपके पास सूत्र है, F बराबर क्या होता है, mg। F बराबर क्या होता है, mg। तो F बराबर mg, तो m कितना है 20 और g कितना है 9.8। बच्चों यहाँ पे प्लस में 9.8 दिया है, लेकिन आप ये माइनस क्यों लगाए, क्योंकि जब भी कोई वस्तु ऊपर की तरफ जाती है ना, तब g का मान हमें नेगेटिव लेना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा -9.8 लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब इसका गुणा कर दीजिए, गुणा करने पे -196 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी दिया है, देख लीजिए, बल की दिशा विस्थापन की विपरीत दिशा में होने के कारण ऋण चिन्ह लिया गया है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सूत्र लगा देना है W वाला, जो आपको मालूम है, W बराबर F गुणे S, क्योंकि आपको F तो पता चल गया है। तो F का मान कितना है -196, S का मान कितना है 10, दोनों का गुणा कर दीजिए, -196 यानी 1960 जूल, 1960 जूल का कार्य किया जाएगा। अच्छा, एक कार्य किसमें है, ऋणात्मक कार्य से आपको पूछा जाएगा कि किस प्रकार का कार्य, क्योंकि आपने 3 कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त की है। कौन कौन सा,
ऋणात्मक कार्य, धनात्मक कार्य और शून्य कार्य। ठीक है बच्चे, बढ़ते हैं हम अगली स्लाइड की तरफ। बच्चों इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे ऊर्जा की परिभाषा। तो ऊर्जा की परिभाषा क्या है, देख लीजिए। पदार्थ में समाविष्ट कार्य करने की क्षमता को उस पदार्थ की ऊर्जा कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि कोई भी पदार्थ जो भी कार्य करता है, किसकी सहायता से कार्य करता है, वो ऊर्जा की सहायता से करता है। ठीक है बच्चों। हाँ, अब ऐसे प्रणाली में इसकी इकाई क्या है, आपने कार्य की इकाई तो पढ़ा ही है। कार्य की इकाई क्या होती है, जूल, ऐसे प्रणाली में होती है। और सीजीएस प्रणाली में कार्य की इकाई क्या होती है, अर्ग। तो जैसा कि आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि कार्य और ऊर्जा की इकाई, हमने पिछले भी लेक्चर में देखा है कि कार्य और ऊर्जा की इकाई क्या होती है, समान होती है। तो ऊर्जा की इकाई क्या हो जाएगी, ऐसे प्रणाली में जूल हो जाएगी। और सीजीएस प्रणाली में क्या हो जाएगी, ऊर्जा की इकाई अर्ग हो जाएगी। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये ऊर्जा जो है ये अलग अलग रूपों में पाई जाती है। ऊर्जा का जो रूप है अलग अलग रूप है। जैसे यहाँ पे आप यांत्रिक ऊर्जा देख लीजिए, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा। विद्युत में पाई जाएगी तो विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा। ये सभी ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं। अगले स्लाइड में आप इनके डायग्राम्स भी देख सकते हैं, आकृतियों की सहायता से भी आप स्पष्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं आप, पहला जो है ये आंतरिक ऊर्जा है, दूसरा ऊष्मीय ऊर्जा है, प्रकाशीय ऊर्जा है, ये ध्वनि ऊर्जा है, ये आपकी चुंबकीय ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा है, और ये आपकी क्या है, सौर ऊर्जा है। तो इन सभी चीज़ों में, इन सभी वस्तुओं में, भागों में आपको ऊर्जा विद्यमान होती है, ऊर्जा के रूप मिलेंगे आपको। बढ़ते हैं हम अगली स्लाइड की तरफ। बच्चों ये आप देख सकते हो अच्छी तरह से कि जो ऊर्जा है, यानी हम उसे, उसका जो मेन आधार है, जो मेन रूप है, हम उसे क्या कह सकते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ का क्या कर सकते हैं, यांत्रिक ऊर्जा के दो प्रकार होते हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। ये गतिज ऊर्जा क्या होती है बच्चों, जब भी कोई पिंड गतिशील अवस्था में होता है और उस समय उसके पास जो ऊर्जा रहती है उसे हम क्या कहेंगे, गतिज ऊर्जा। जब भी कोई पिंड स्थिर अवस्था में हो, उस समय उसके पास जो ऊर्जा रहती है वो क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा। ध्यान में रखना बच्चों, जब भी कोई पिंड स्थिर अवस्था से गतिशील अवस्था में जाता है, स्थिर अवस्था से गतिशील अवस्था में जाता है, उस समय आपकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो कौन सी ऊर्जा में बदल जाती है, वो बदल जाती है गतिज ऊर्जा में। कौन सी ऊर्जा में बदल जाती है, गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। बढ़ते हैं हम अगली स्लाइड की तरफ बच्चों। यहाँ पे अगले स्लाइड में आप देख सकते हो, अगले स्लाइड में क्या दिया है, गतिज ऊर्जा की परिभाषा दी गई है। ठीक है। तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा की परिभाषा के लिए अभी आपको क्या पढ़ना है, अभी आपको मैंने बताया कि गतिज ऊर्जा मतलब जब भी कोई पिंड गतिशील रहता है या चल रहा हो, उस समय उसके पास जो ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा कहलाती है। काइनेटिक एनर्जी, उसे हम क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। अब यहाँ पे आप गतिज ऊर्जा का सूत्र भी दे सकते हैं, इसका फॉर्मूला भी देख सकते हैं। पदार्थ की गतिशील अवस्था के कारण, पदार्थ की गतिशील अवस्था के कारण पदार्थ को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि पदार्थ गतिशील है, पदार्थ क्या है, गतिशील है, यानी चल रहा है। उस समय उसके पास जो भी ऊर्जा है या जो भी ऊर्जा विद्यमान है, उस ऊर्जा को हम क्या कहेंगे, गतिज ऊर्जा कहते हैं। अच्छा, इसका सूत्र क्या होगा बच्चे, समझो कि वो किसी भी पिंड को s दूरी से विस्थापित करने के लिए, कोई भी पिंड s दूरी तक विस्थापित होता है, यानी वो यहाँ तक जाता है। समझ लीजिए कि उसने कितनी दूरी कवर की, कितना दूरी उसने लिया, उसके लिए कितना दूरी लिया उसने, s लिया। ठीक है। तो उस समय उसको उसके द्वारा कार्य किया गया होगा। ठीक है, उसके द्वारा ऊर्जा ली गई होगी। तो उसी समय गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F गुणे S। क्या हो जाएगा, F गुणे S। F का मतलब क्या होता है, बल, और S का मतलब क्या होता है, विस्थापन। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया गतिज ऊर्जा की परिभाषा। अगले स्लाइड में हम जाते हैं। अगले स्लाइड में हम गतिज ऊर्जा के कुछ उदाहरण को देखते हैं। देखिए, गतिशील गेंद का स्टंप पर टकराना, जानते हो बच्चों, जैसे ही गेंद स्टंप से टकराती है, गेंद जो उस समय रहती है उसके पास कौन सी ऊर्जा रहती है, गतिज ऊर्जा रहती है। ठीक है। कंचे खेलते समय कंचा का कंचे से टकराना। ठीक है। जब आप गोटी खेलते हैं, छोटे छोटे बच्चे गोटी खेलते हैं, आपने भी खेला होगा, तो एक गोटी से दूसरे गोटी को आप क्या करते हो, मारते हो। ठीक है। तो उस समय जो गोटी के पास
ऊर्जा होती है, वो कौन सी ऊर्जा होती है? वो होती है गतिज ऊर्जा। इसी के साथ साथ तीसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, कैरम के स्ट्राइकर से गोटी को मारना। आपने खेला है ना कैरम, तो कैरम खेलते समय आप स्ट्राइकर से गोटी को मारते हो, तो उस समय स्ट्राइकर के पास कौन सी ऊर्जा रहती है? स्ट्राइकर के पास होती है गतिज ऊर्जा। ठीक है बच्चों, आपने गतिज ऊर्जा के उदाहरण को समझा अच्छी तरह से। ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।